की क्लास में एक दफ़ा फिर तमाम लोगों को वेलकम करते हैं। हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नेम वेव मोशन ये इस पर बात कर रहे थे, जिसमें हम इलास्टिक स्टोरिंग फोर्स, हुक्स लॉ तफसील से गुफ्तगू कर चुके हैं और स्प्रिंग मास सिस्टम अंडर इलास्टिक स्टोरिंग फोर्स पर भी गुफ्तगू हुई हमारी। उसके बाद फिर हमने साबित किया कि प्रोजेक्शन की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। जब एक पार्टिकल दायरे में यूनिफॉर्म मोशन, सर्कुलर यूनिफॉर्म मोशन एग्जीक्यूट करता है तो उसका साया, उसका प्रोजेक्शन डायमीटर ए और बी पर वाइब्रेटरी मोशन एग्जीक्यूट करता है, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। आज प्रोजेक्शन से रिलेटेड एक अगली बात करेंगे, वो है स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। यानी जब पार्टिकल दायरे में घूम रहा होगा तो उसका प्रोजेक्शन डायमीटर पर वाइब्रेटरी मोशन एग्जीक्यूट करेगा, तो वो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ, वेरिएबल स्पीड के साथ वाइब्रेट कर रहा होगा। उसकी स्पीड किसी भी फासले x पर क्या होगी वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो एक डायग्राम पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, अब फिर बनाते हैं। वो इस तरह की सिचुएशन थी कि एक सर्कुलर पाथ है, suppose this is a circular path and draw this circular path, this circle into four parts to understand the situation easily. Suppose this line and this one line. Now it is easy to discuss the situational diagram. फिर कुछ इस तरह की सिचुएशन थी कि इस पॉइंट को हमने ओ का नाम दिया था, याद करें। दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। एक्सट्रीम पोजीशंस कहलाती है ए और बी, इनको वाइब्रेटिंग लिमिट्स भी कहा जाता है। और ओ जो था ये मीन पोजीशन थी या सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ था। उसके बाद फिर फर्स्ट करें कि पार्टिकल इस पॉइंट पर मौजूद है, तो यहाँ से हमने एक सपोज देयर इज अ पार्टिकल पी जो कि रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ के लॉन्ग, और दिस वाज द रेडियस। ओ से लेके दायरे तक का फासला रेडियस कहलाता है, सब जानते हैं। और यहाँ से इसका प्रोजेक्शन कैसे हासिल करेंगे, उसका कायदा ये है कि एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाएगी। पॉइंट पी से सीधी एक परपेंडिकुलर लाइन नीचे ड्रॉ करेंगे और एक पॉइंट क्यू हासिल होगा। दिस इज पॉइंट क्यू। दिस क्यू इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल। तफसील से हम पहले बात कर चुके हैं गुज़श्ता वीडियो में। दिस इज प्रोजेक्शन। और फिर ओ से लेकर क्यू तक जो डिस्टेंस है, इसको हमने एक्स की अलामत से शो किया था कि किसी भी लम्हे पॉइंट ऑफ मीन पोजीशन से लेकर प्रोजेक्शन का फासला ये एक्स से शो किया जाएगा। और फिर यहाँ एंगल थीटा लिया गया था, दिस वाज एंगल थीटा। और एक चीज़ हमने और डिस्कस की थी कि पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट लाइन के साथ होती है, ये बात हम जानते हैं। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। वी के साथ चाहे तो पी भी लगा सकते हैं, पी फॉर पार्टिकल है, या ना भी लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब देखिए क्या होगा। जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, पार्टिकल की रफ्तार, उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्स वाई प्लेन के अंदर किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहले भी इस पर गुफ्तगू कर चुके हैं। फर्स्ट करें कि अगर ये कोई वेक्टर है वेलोसिटी का, तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं। अगर ये एक्स एक्सिस है एंड दिस इज वाई एक्सिस, तो यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा के सामने जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का वर्टिकल कहलाता है वी वाई, और ये जो कंपोनेंट है दिस इज कॉल्ड वी एक्स कंपोनेंट। तो याद रहे कि एक्स वाई प्लेन में किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल के भी दो कंपोनेंट हों। उसको ड्रॉ करने का कायदा ये है कि यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे हम इस तरह से, इसको इस तरह भी शो किया जा सकता है। सीधी लाइन ड्रॉ की
और ये एंगल थीटा है तो यहाँ पे भी एंगल थीटा होगा, याद रखिएगा। तो चलिए इस पर बाद में बात कर लेंगे। एक सीधी लाइन ड्रॉ की तो इस तरह से वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक ये वाला कंपोनेंट होगा और दूसरा ये कंपोनेंट होगा। अब सवाल पैदा हुआ कि एंगल थीटा कहाँ होगा, तो याद रहे कि एंगल थीटा यहाँ पर लिया जाएगा, इस पॉइंट पर। दिस इज एंगल थीटा। इस पॉइंट को कोई नाम दे दें, ये पी पॉइंट, इसको डी कह देते हैं, सपोज दिस इज पॉइंट डी, दिस वन, और दिस पॉइंट इज सपोज टी, पी डी टी। अब हमें कैसे पता चला कि जो एंगल थीटा यहाँ पे था वो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पर भी थीटा ही होगा। तो इसके लिए एंगल थ्योरम ये बयान, सॉरी, इसके लिए एक थ्योरम है ज्योमेट्री का, वो ये बयान करता है एंगल के हवाले से कि द एंगल बिटवीन टू लाइंस एंड द एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर लाइंस ऑलवेज रिमेन सेम होता है। दो लाइनों के दरमियान जो एंगल होता है, आसान लफ्ज़ों में दो लाइनों के दरमियान जो एंगल होता है वही एंगल उनकी परपेंडिकुलर लाइंस के दरमियान होता है। व्हाट डज इट मीन? मिसाल के तौर पर इन दो लाइनों के दरमियान एंगल है सपोज 30 डिग्री, तो इन दोनों परपेंडिकुलर लाइंस के दरमियान भी यही एंगल होगा। मिसाल के तौर पर इस लाइन पर, पहले इस लाइन पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, सपोज दिस इज द परपेंडिकुलर लाइन ऑन द फर्स्ट लाइन, और फिर इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें सीधी, ये एंगल याद रहे परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे भी जो एंगल होगा वो थीटा यानी 30 डिग्री होगा। ये एंगल भी 30 डिग्री लिया जाएगा। यानी कहने का मकसद ये है कि जो एंगल दो लाइनों के दरमियान होता है वो उनकी परपेंडिकुलर लाइंस के दरमियान भी होता है। तो फर्स्ट लाइन पर ये लाइन परपेंडिकुलर हो गई और सेकंड लाइन पर ये वाली लाइन परपेंडिकुलर हो गई, तो उनके दरमियान भी एंगल वही होगा। कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पे भी है। यानी यहाँ पर गौर करें, ये एक लाइन जा रही है, दिस लाइन एंड दिस लाइन, रेडियल लाइन, इनके दरमियान एंगल थीटा है। तो इस रेडियल लाइन पे जो परपेंडिकुलर लाइन है वो ये है, इस रेडियल लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन ये है और इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ये है, तो इन दोनों के दरमियान भी एंगल क्या होना चाहिए? थीटा होना चाहिए। तो ज्योमेट्री थ्योरम के कानून के मुताबिक जो एंगल दो लाइंस के दरमियान होगा वही एंगल उनकी परपेंडिकुलर लाइंस के दरमियान भी होगा, याद रहे। तो यहाँ पे एंगल थीटा चला गया। अब देखिए यहाँ पर एंगल थीटा चला गया, तो थीटा अब चूंकि अब यहाँ पर हो गया तो थीटा के सामने जो कॉम्पोनेंट है वेलोसिटी का वो क्या कहलाएगा? वर्टिकल कॉम्पोनेंट, और ये वाला कॉम्पोनेंट हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, क्योंकि एंगल के सामने जो कंपोनेंट होगा वो वर्टिकल होता है, ये रूल है। तो थीटा के सामने ये कंपोनेंट, दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट, इसको हम नाम देंगे वी वाई का। दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द पार्टिकल। और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको रहने दें। अब होगा ये कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का एक कंपोनेंट असल में वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन होगी। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का एक कंपोनेंट असल में स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन होगी। वेलोसिटी कह लें या स्पीड कह लें, बात एक ही है फिलहाल। वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है, स्पीड में डायरेक्शन का जिक्र नहीं किया जाता, तो स्पीड का लफ्ज़ इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कि याद रहे कि स्पीड ऑफ पार्टिकल की वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, दिस इज एक्चुअली द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। ये प्रोजेक्शन की स्पीड होगी। अच्छा, ये वाला कंपोनेंट क्यों नहीं प्रोजेक्शन की स्पीड होगा? क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ हरकत नहीं कर रहा। पार्टिकल जब रिवॉल्व करता है तो उसका साया डायमीटर पर इस जानिब मूव कर रहा है, लिहाजा इस वेलोसिटी का ये कंपोनेंट है वी वाई, वर्टिकल कंपोनेंट। तो दिस कंपोनेंट इज एक्चुअली द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। तो यहाँ पर वी के साथ बाई लिखने के बजाय आप बेहतर है कि क्यू लिख दें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है वी क्यू, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। अब हमें ये मालूम करना है। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रही है पी डी टी। वी क्यू मालूम करने के लिए इस राइट एंगल ट्राइंगल पी डी टी में साइन थीटा लगाएंगे। किस तरह से? इस तरह से। इन ट्राइंगल पी डी टी, इसमें साइन थीटा लगा है। साइन थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के दरमियान होता है, याद रखें। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो अभी हमने तय कर लिया यहाँ पे कि परपेंडिकुलर कौन? एंगल थीटा के सामने जो कंपोनेंट है ये वाला वी, ये परपेंडिकुलर है वी क्यू,
तो यहाँ पर क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू, यस, परपेंडिकुलर की जगह थीटा के सामने जो कॉम्पोनेंट है वी क्यू वो आ जाएगा। वी के साथ सब्सक्रिप्ट के तौर पे क्यों लिखना है, और अपॉन में हाइपोटेनियस है, तो ये तो सभी जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में ये साइड प्रेस हो गई और ये क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है। पार्टिकल की वेलोसिटी के लिए पी लगाएं या ना लगाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जानते हैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है। अब देखें क्या होगा, जो वी पी या डिवाइड में इसको इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। कैसे, वी पी साइन थीटा इज इक्वल टू वी क्यू, वी पी डिवाइड में था, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में चला गया, तो वी पी साइन थीटा इज इक्वल टू वी क्यू। हमें चाहिए वी क्यू, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो जो चीज़ मालूम करनी होती है उसको लेफ्ट पे लिखा जाता है, लिहाजा साइड चेंज कर दें। साइड चेंज करने का मतलब ये है कि वी क्यू लेफ्ट पर और वी पी साइन थीटा ये राइट पे लिख दिया। याद रखिएगा साइड चेंज करने का मतलब ये है कि अगर ये लिखा हो एक्स इज इक्वल टू वाई और आपसे कहा जाए कि इसकी साइड चेंज करें, तो इसका मतलब होता है वाई इज इक्वल टू एक्स लिख दें, इसका लिखने में कोई हर्ज नहीं है। तो साइड चेंज करते वक्त कोई साइनें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर साइनें चेंज भी की जाए, ये प्लस एक्स वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, प्लस वाई यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस से फिर कट जाएगा, वही आ जाएगा जब आप वाई इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ साइड चेंज करने पर साइनें चेंज करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये हो गया वी क्यू इज इक्वल टू वी पी साइन थीटा, इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा मशहूर फार्मूला, मशहूर आइडेंटिटी, वो है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सब जानते हैं फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डेट इज इक्वल टू 1। बहुत बड़ी मशहूर इक्वेशन है, आइडेंटिटी है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमें एक्चुअली साइन थीटा चाहिए, तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा को उधर शिफ्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 तो पहले से मौजूद है, प्लस का cos स्क्वायर थीटा वहाँ जाके माइनस का cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। भाई साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दिया, cos स्क्वायर थीटा को उधर शिफ्ट कर दिया इसे, तो जब ये वहाँ जाएगा तो वहाँ जाके माइनस में हो जाएगा, और यहाँ से स्क्वायर हटाइए साइन पे से, जब यहाँ से साइन पे से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ अंडर रूट आएगा, सब जानते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा, स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ अंडर रूट आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। असल में होता ये है कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया जाता है, तो जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे स्क्वायर रूट रह जाएगा। तो अमूमन हम इस तरह कह देते हैं कि यहाँ से स्क्वायर को हटा दिया जाए तो दूसरी तरफ अंडर रूट आ जाता है, तो बात वही है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू दिस, वी आर गोइंग टू फीड दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। साइन थीटा की जगह हम ये वैल्यू फीड करेंगे। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, तो अब देखिए क्या होगा, इसकी शेप क्या हो जाएगी, मिटाना पड़ेगा पुट। अब इसकी शेप इस तरह से हो जाएगी, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज डेट, यहाँ से लिख लेते हैं यस, ये इक्वेशन वी क्यू इज इक्वल टू, फिर है वी पी और उसके साथ है साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी। अब देखें क्या होगा, अब एक चीज़ हम जानते हैं सब, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v इज इक्वल टू आर ओमेगा, जो गुज़श्ता क्लास में हमने डिस्कस किया है कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन, क्योंकि जब कोई पार्टिकल दायरे में हरकत करता है तो उसमें एंगुलर वेलोसिटी तो होती है लेकिन लीनियर वेलोसिटी भी होती है। लीनियर मोशन में एंगुलर मोशन नहीं होती है, लेकिन एंगुलर मोशन में लीनियर मोशन भी होती है, याद रखिएगा। यही वजह है कि एंगुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी भी होती है, लीनियर वेलोसिटी भी होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन भी होता है और लीनियर एक्सेलरेशन भी होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा भी होता है और आर्क लेंथ लीनियर डिस्टेंस भी होता है जो दायरे पे बॉडी तय करती है। तो बहरहाल वी क्यू इज इक्वल टू वी पी अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ये बराबर है आर ओमेगा के, क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट दायरे में घूमता है तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, आर रेडियस है और ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी है पार्टिकल की। यहाँ वी के साथ चाहे तो पी लगा दें, ना लगाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब यहाँ पे क्या करना है अपने, वी पी की जगह
इस वी पी की जगह आर ओमेगा लगाना है। तो अब देखें क्या हो जाएगा, वी क्यू इज इक्वल टू, यस वी पी की जगह आ गया आर ओमेगा, फिर अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइड में रीजन लिख दिया। अच्छा एक चीज़ और करें, जो कॉस स्क्वायर थीटा है, क्या इसको कॉस थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं? ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसे लिखा जा सकता है कॉस थीटा का स्क्वायर। याद रहे कि स्क्वायर जो है वो थीटा पर नहीं बल्कि किस पर है, कॉस पर है। थीटा तो एंगल है कॉस का, थीटा क्या है, कॉस का एंगल है। जब स्क्वायर लगाएंगे तो कॉस पे लगाएंगे, थीटा पे नहीं लगाएंगे। अब बिला तशबीह और बिला मिसाल बात समझाने के लिए, अगर फर्ज कर ले कोई वालदा अपने छोटे गोद में बच्चे को बस में ट्रेवल करा रही हो, तो आप जानते हैं कि जो गोद में बच्चे होते हैं छोटे, उनका टिकट नहीं होता, उनका टिकट नहीं लिया जाता, सिर्फ बड़े का लिया जाता है। तो जब कंडक्टर आएगा टिकट लेने के लिए, तो टिकट किसका लेगा, वो सिर्फ उसकी वालदा का लेगा, उसके बेटे का या उसके बच्चे का टिकट नहीं लिया जाएगा। बस यूँ समझ लो कि थीटा यहाँ पे बच्चा है और कॉस इसकी वालदा है। तो जब आप स्क्वायर लेकर आएंगे तो वो कॉस पर आएगा लेकिन थीटा पर नहीं आएगा। तो इस पॉइंट को हमेशा याद रखा जाए। बाजू का तुलबा जो है वो स्क्वायर थीटा पे भी लगा समझते हैं कि मौजूद होगा, जिस समय में आपस में मल्टीप्लाई होती है, ऐसा यहाँ पर नहीं है। थीटा तो कॉस का एंगल है, लिहाजा स्क्वायर सिर्फ कॉस पर आना चाहिए। तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम कॉस थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का, 1 बन चुकी है, इसको इक्वेशन 2 का नाम देके रोके अभी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखें क्या होगा, आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल और दिखाई दे रही होगी इस डायग्राम में। कौन सी वाली? पी ओ क्यू, ये क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री का है। जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, दिस वन। तो ओ पी क्यू या पी ओ क्यू, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें हम कॉस थीटा लगाने जा रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ कॉस थीटा चाहिए। तो इन ट्राइंगल पी ओ क्यू कॉस थीटा, कॉस थीटा किसके दरमियान रेशो होता है? कॉस थीटा बेस और हाइपोटेनस के दरमियान रेशो होता है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताएं इसमें बेस कौन है, हाइपोटेनस कौन है, परपेंडिकुलर कौन है, तो कैसे बताएंगे? असूल याद है, थीटा के सामने जो साइड है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, थीटा के साथ जो साइड है डेट इज बेस, उसको बेस कहते हैं, और ये तिरछी साइड है सबसे बड़ी लेंथ में, उसको हाइपोटेनस कहा जाता है। तो याद रहे कि यहाँ पे थीटा के सामने ये तो परपेंडिकुलर है और ये बेस होगा। बेस हमारे पास फासला है जो प्रोजेक्शन ने तय किया या प्रोजेक्शन एक्स फासले पर मौजूद है, इसे मीन पोजीशन कहा जाता है। याद रहे, दिस इज कॉल्ड मीन पोजीशन। फासला हमेशा मीन पोजीशन से नापते हैं। ओके, अब कॉस थीटा जब लगाने जाएंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? बेस और अपॉन में हाइपोटेनस। अब यहाँ यू कैन सी कि बेस कौन है, दैट इज एक्स, एक्स इज द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी ओ क्यू। तो यहाँ पर बेस की जगह एक्स आ जाएगा, और हाइपोटेनस कौन है? हाइपोटेनस की जगह आर आएगा, तो यहाँ पे आर आ गया। इज दैट क्लियर? तो कॉस थीटा बराबर एक्स अपॉन आर के। नाउ वी आर गोइंग टू फीड दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 में से फीड कर दें। तो अब देखें क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 में फीड करने जा रहे हैं, किसकी जगह? इस कॉस थीटा की जगह। याद रहे कि ये कॉस थीटा, इसकी जगह वैल्यू फीड। तो यहाँ पे लिखिए पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 implies that yes velocity of projection। अच्छा ये एक चीज़ और समझ ले, वेलोसिटी को हम वी से जाहिर करते हैं तो वी बनाते हैं, लेकिन ये इक्वेशन ये भी है कि वेलोसिटी लिखते वक्त इस तरह से वी बना के इस तरह से कर देते हैं। तो वेलोसिटी को जाहिर करने का ये भी एक तरीका है। क्यों? उसकी वजह ये है कि बाद वक़्त इक्वेशंस में होता ही है, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी की इक्वेशन है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस को वी से शो करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को किससे शो किया जाता है? वी से। मिसाल के तौर पर लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ये एक मशहूर इक्वेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर की, सेकेंड ईयर की फिजिक्स में। वो इस तरह से होता है कि लॉस इन पी इज इक्वल टू गेन इन के हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये चार्ज पार्टिकल, ये इलेक्ट्रॉन चार्ज है
और v पोटेंशियल डिफरेंस है जिसके तहत इलेक्ट्रॉन को मूव किया जाता है और हरकत की वजह से उसमें काइनेटिक एनर्जी पैदा हो जाती है। तो यहाँ दो v आ गए, एक पोटेंशियल वाला भी आ गया, एक वेलोसिटी वाला। तो इस वर्क के लिए v के साथ इस तरह से ये इस तरह का एक सिंबल बना देते हैं ताकि फर्क रहे कि दिस इज वेलोसिटी एंड कैपिटल v दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। बार हमें पोटेंशियल डिफरेंस में बात नहीं करनी, हमारे लिए ये v है, वेलोसिटी या स्पीड है। तो यहाँ पर देखें अब क्या होगा, वी क्यू इज इक्वल टू आर ओमेगा। क्वेश्चन 2 में कॉस थीटा की कीमत पुट कर रहे थे, एक्स अपॉन आर ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा की जगह आएगा एक्स अपॉन आर, ऊपर फार्मूले का स्क्वायर अंडर रूट, इस तरह से होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो स्क्वायर है वो एक्स पे भी आ जाएगा और आर पे भी लिख देंगे। ओके, नाउ यू कैन सी वी क्यू इज इक्वल टू आर ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यानी कुछ नहीं, स्क्वायर को एक्स पे ले आए और आर पे ले आए, कोई नई बात नहीं की, स्क्वायर को डिवाइड कर दिया दोनों पे, एक्स पे भी और आर पे भी। अच्छा देखिए यहाँ पर आर को अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो प्रोजेक्शन है क्यों, इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट याद रहे कि जब बॉडी वाइब्रेट करती है तो उसका एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हटाओ मीन पोजीशन से, दैट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, उसको एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। इसकी मिसाल ऐसी है कि किसी बच्चे को अगर आप झूला दे रहे हैं, यानी वो रस्सी वाला झूला जो होता है वो पट्टे में बैठा हुआ है, तो दूसरा शख्स उस पर फोर्स लगा के झूले के लिए क्या करते हैं, उसे ऊपर की तरफ लेके जाते हैं ना, ऐसे ही होता है। तो उसको मेन पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया ऊपर की तरफ, तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है जो उसने शुरू में दिया होगा। उसके बाद उसको रिलीज़ कर दिया, जैसे ही रिलीज़ करेंगे तो क्या होगा, बच्चा झूला झूलते हुए नीचे आएगा, मेन पोजीशन पे रुकेगा नहीं बल्कि इस तरफ चला जाएगा। फिर ग्रेविटी के खिलाफ उसकी पोटेंशियल एनर्जी ऐसा ऐसा बढ़ती चली जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, फिर वापस होगा। यानी मेन पोजीशन के दाएं बाएं वो वाइब्रेटिंग मोशन एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा, यहाँ तक कि फिर आखिर में मेन पोजीशन पर आकर बीच में आके रुक जाएगा अगर उसको मज़ीद झूला ना दिया जाए, ऐसा होगा। तो अब अगर आप पूछा जाए कि बताएं एम्पलीट्यूड क्या है, तो याद रहे जो शुरू में मैक्सिमम डिस्टेंस देकर आया था, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो अब जब ये प्रोजेक्शन वाइब्रेट कर रहा है तो मीन पोजीशन से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट इसने कितना तय किया, यू कैन सी मीन पोजीशन ओ से प्रोजेक्शन ने कहाँ से हरकत अपनी स्टार्ट की है, पॉइंट ए से स्टार्ट की है, क्योंकि पार्टिकल शुरू में पॉइंट ए पर था तो इसका साया भी यहीं पर था। तो जैसे ही पार्टिकल चला यहाँ से तो प्रोजेक्शन चला यहाँ से, जैसे ही पार्टिकल मूव करके यहाँ आया तो प्रोजेक्शन मूव करके मीन पोजीशन पर आ गया। आप देखें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है प्रोजेक्शन का और मीन पोजीशन पे जीरो हो गया। तो इसका मतलब है पॉइंट ए से चला था तो शुरू में डिस्प्लेसमेंट था वो मैक्सिमम होगा, फिर उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या कहा जाएगा, एम्पलीट्यूड। क्या आप बता सकते हैं कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ओ से लेकर ए तक कितना होगा, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड वो किसके बराबर होगा। तो यू कैन सी वो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो रेडियस के बराबर नहीं हो जाएगा, क्योंकि ओ से पी तक ये रेडियस है, ओ से लेकर ए तक दायरे तक का फासला ये भी रेडियस है, ओ से बी तक ये भी रेडियस है। तो याद है कि इस प्रोजेक्शन का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा मीन पोजीशन से एम्पलीट्यूड वो रेडियस के बराबर होगा। तो एक्स इज इक्वल टू व्हाट, एक्स इज इक्वल टू आर। तो याद रहे इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट of projection from mean position, जो ज़्यादा से ज़्यादा इसका डिस्प्लेसमेंट या टाउ है वो क्या होगा, आर के बराबर होगा, रेडियस के बराबर। लेकिन याद रहे कि हमारे यहाँ टेक्स्ट बुक में जो नोटेशन इस्तेमाल की गई है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एक्स नोट की अलामत से शो किया गया। डेरिवेशन में एक्स के साथ एक छोटा सा दायरा बना देते हैं, एक्स नोट पढ़ते हैं इसे, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आर तो है लेकिन उसको एक्स नोट के बराबर लिया गया है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एक्स नोट से शो करते हैं। तो बस अब आप क्या करें कि जो ऊपर इक्वेशन आई है जहाँ जहाँ आर है वहाँ पे एक्स नोट लिख दें, क्योंकि आर इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो इस इक्वेशन को भी कोई नाम देते हैं बेहतर रहेगा। सपोज इसको हम नाम दे देते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन 3 का नाम देते हैं। और ये जो है आर बराबर एक्स नोट के है। अच्छा याद रहे कि यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो, कहीं इस एक्स की जगह नहीं आर पुट कर दीजिएगा, ये वाला एक्स इसकी जगह नहीं एक्स नोट पुट करना है या आर पुट करना है। ये तो एक्स कहीं
किसी भी कोई भी पोजीशन हो सकती है। इस जेड के लिए प्रोजेक्शन मूव कर रहा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट घट रहा है बढ़ रहा है, ये वाला आर है, तो वो नहीं रखिएगा। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आर के बराबर है, उसको किससे शो करते हैं, एक्स नॉट से। लिहाजा इसको फीड करना है अपने इक्वेशन 3 में। पुट इन इक्वेशन 3, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 3, तो देखें क्या होगा। अब कुछ इस तरह से हो जाएगा अगर इसको मिटा दें। जैसे इक्वेशन 3 आपके सामने मौजूद है, इक्वेशन 3 implies that VQ स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू आर की जगह, यहाँ पे आर की जगह एक्स नॉट आ जाएगा, और यहाँ पे भी आर की जगह एक्स नॉट आ जाएगा, दो जगह। तो एक्स नॉट ओमेगा और फिर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर की जगह फिर एक्स नॉट आएगा, एक्स नॉट स्क्वायर। तवज्जो है कि जो आर है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को शो करता है प्रोजेक्शन के, जिसको एक्स नोट से शो किया गया नोटेशन में टेक्स्ट बुक में। लिहाजा हमने वही नोटेशन इस्तेमाल की है जो टेक्स्ट बुक में दी गई है, और उसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर सपोज 4 का। एक आखिरी बात, ओमेगा कौन है, दिस इज कॉल्ड द एंगुलर वेलोसिटी। ये पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है, हम जानते हैं ना गाइस। by using acceleration of projection, याद करें ए क्यू दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये हमें पता है एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्शन, प्रीवियस क्लास में हम एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्शन ये मालूम कर चुके हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और इसी तरीके से एक्सेलरेशन ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम हम ये भी डिस्कस कर चुके गुज़श्ता क्लासेस में। तो एक्सेलरेशन ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम वो था माइनस के अपॉन एम एक्स। तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्शन का फार्मूला भी डेवलप हो चुका है, और एक्सेलरेशन ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम का भी फार्मूला हम डेवलप कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे इनको कंपेयर करेंगे। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्शन। आप चाहें तो एक के साथ क्यों लगाएं या ना लगाएं, से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्शन है। कहीं पर अगर आप ये एक्सेलरेशन देख लें तो ये प्रोजेक्शन का एक्सेलरेशन कहलाएगा, और कहीं पर ये देख लें तो ये एक्सेलरेशन ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम कहलाएगा, क्योंकि स्प्रिंग मास सिस्टम भी वाइब्रेटरी मोशन एग्जीक्यूट करता है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं आपसे पहले भी। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस। तो देखिए अब ये क्या हो जाएगा, बाय कंपेयरिंग above two equations। इक्वेटिंग भी कह सकते हैं, कंपेयरिंग भी कहते हैं। कंपेयरिंग से मुराद ये कि अगर दो इक्वेशंस हो और उनकी कोई सी दो साइड्स इक्वल हो, मिसाल के तौर पर लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो फिर उनकी राइट हैंड साइड्स को एक दूसरे के इक्वल लिया जा सकता है। ये बहुत आसान सी बात है कि अगर ये लिखा हुआ हो, फर्ज करें ए बराबर है के और दूसरी तरफ लिखा हो ए बराबर है टी के। सपोज ए इज इक्वल टू के और ए इज इक्वल टू टी। जब ए के बराबर है और ए टी के भी बराबर है, इसका मतलब है के और टी भी फिर आपस में बराबर होंगे। तो जब लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो फिर राइट हैंड साइड को एक दूसरे के इक्वल ले सकते हैं, यानी के इज इक्वल टू टी। तो यहाँ पे दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, ए और ए एक्सेलरेशन है, लिहाजा दोनों की राइट हैंड साइड को भी सेम लिया जा सकता है, इक्वेट किया जा सकता है। तो देखें अभी क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर होगी, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ कंपेयर करेंगे। तो उसकी राइट हैंड साइड कौन है, माइनस जी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम एक्स। उसकी साइड माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, इसकी माइनस के अपॉन एम एक्स है। अब देखिए क्या होगा, माइनस माइनस से कट जाएगा, माइनस माइनस से गया, और एक्स एक्स से कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यस ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या रह जाएगा, के अपॉन एम, क्योंकि माइनस माइनस से गया, एक्स एक्स से चला गया, कट गया। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, ये कट कैसे गया, माइनस माइनस तो काट सकते हैं, दोनों तरफ से रूल है। और ये एक्स मल्टीप्लाई में उसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, जब ये डिवाइड में जाएगा तो ऊपर वाले एक्स से कट जाएगा, तो यहीं इसको काट दें। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर है के अपॉन एम के। हमें यहाँ ओमेगा की कीमत चाहिए इक्वेशन 4 में,
यहाँ से स्क्वायर आएंगे तो दूसरी तरफ रूट आ जाएगा। देखें अब क्या होगा, ओमेगा पे से स्क्वायर आए, दूसरी तरफ रूट आएगा के अपॉन एम। यहाँ से जब स्क्वायर आएंगे तो दूसरी तरफ रूट, ओमेगा बराबर है रूट के अपॉन एम के। अब इस वैल्यू को वी आर गोइंग टू फीड इन इक्वेशन नंबर 4। दिस इज द लास्ट स्टेप, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 में इसको फीड कीजिए। इक्वेशन नंबर 4 में ये ओमेगा, ओमेगा की जगह आ जाएगा अंडर रूट के अपॉन एम। देखिए आपके सामने मौजूद, इसको मिटाते नहीं बल्कि इसके नीचे लिख लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। देखिए इक्वेशन नंबर 4 इम्प्लाइज डेट, यस इसके बाद ये स्टेप है, इम्प्लाइज डेट वी क्यू इज इक्वल टू, यस एक्स नॉट अपनी जगह रहा, एक्स नॉट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्शन जो रेडियस के इक्वल था, बात कर चुके इस पर। ओमेगा की जगह क्या है अंडर रूट के अपॉन एम, और आखिर में मौजूद है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर। ओमेगा की जगह अंडर रूट के अपॉन एम आया, बाकी रकम पूरी रूट वाली अपनी जगह मौजूद है। दिस इज द फार्मूला ऑफ स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन पार्टिकल रोटेट यूनिफॉर्मली अलोंग अ सर्कुलर पाथ। जब कोई जर्रा यकसा रफ्तार के साथ, यकसा वेलोसिटी के साथ किसी दायरे में घूमता है तो उसका प्रोजेक्शन वाइब्रेटरी मोशन एग्जीक्यूट करता है। तो याद रहे कि उसकी स्पीड सेम नहीं रहती, मुसलसल चेंज हो रही होती है, कभी बढ़ रही होती है, कभी मैक्सिमम हो जाती है, कभी मिनिमम जीरो हो जाती है। इस पर हम स्पेशल केसेस में बात करेंगे। तो दिस इज फार्मूला ऑफ स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन एट एनी डिस्टेंस एक्स, एट एनी डिस्प्लेसमेंट एक्स। ये फार्मूला डेवलप हो गया। अब इससे पहले इसको फार्मूला नंबर 1 का नाम देते हैं। इससे पहले कि हम स्पेशल केसेस पर जाएं और उस पर गुफ्तगू करें, यहाँ पर एक क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट, वो ये कि हमने एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्शन और एक्सेलरेशन ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम इन दोनों को लेकर इक्वेट किया, कंपेयर किया। तो सवाल ये पैदा होता है क्या हम एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्शन को कंपेयर कर सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम से? क्योंकि प्रोजेक्शन एक अलग सिस्टम है जिसमें पार्टिकल घूमता है, प्रोजेक्शन वाइब्रेट करता है। स्प्रिंग मास सिस्टम एक अलग सिस्टम है। तो क्या इनके एक्सेलरेशन को कंपेयर किया जा सकता है, और किया जा सकता है तो किस बुनियाद पर? याद रहे कि दोनों के नहीं बल्कि दुनिया में जितनी भी सिंपल हार्मोनिक मोशंस है बॉडीज एग्जीक्यूट करती हैं, सबके एक्सेलरेशंस को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया जा सकता है, क्योंकि सब एक ही फैमिली से ताल्लुक रखती हैं, और वो क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। यही वजह है कि हमने एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्शन और एक्सेलरेशन ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम उसको आपस में कंपेयर करके ओमेगा की ये वैल्यू हासिल किया, रूट के अपॉन है, फिर इसको पुट किया यहाँ पर और आखिर में एक रिजल्ट बना दिया। दिस इज स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन नंबर 1। नंबर 2, अब अगला सवाल ये है इस इक्वेशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो चेंज नहीं होगी जब प्रोजेक्शन वाइब्रेट